हेलो बच्चों। तो आई थिंक सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, इससे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स का जो वॉल्यूम 1 था उसके मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर किए थे, ठीक है। और अब जो ये है वॉल्यूम 2 है, ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बच्चों, ये टॉपिक्स आप तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 100% यहाँ से ही आपके जो जो पेपर आपका बनेगा, वो इसमें ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ से आ सकते हैं। तो देखिए, जो पहली यूनिट है हमारी इसमें सेकेंड वॉल्यूम में, वो आती है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो देखिए बच्चे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग होती है मिरर फार्मूला से, ठीक है। मिरर फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो आपके क्लास 12th में है। तो ये स्टार्टिंग में ही आता है टॉपिक, ठीक है। 1/f=1/v+1/u, इसका डेरिवेशन आप तैयार कर लेंगे। इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एक बार आप टॉपिक को देखेंगे। और टॉपिक को देखने के बाद आपको इसमें, बल्कि इसमें एक तो रियल इमेज के लिए आता है और एक होता है वर्चुअल इमेज के लिए, तो दोनों के लिए आप इसको ड्राइव कर लेना। मेथड वही है। सब में कहीं ना कहीं सिमिलर। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे। और बच्चे, बल्कि हो सकता है कि इन सारे टॉपिक से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिए हैं, इन सब से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से बनता है, रे और वेव दोनों से बनता है, लेकिन रे ऑप्टिक्स से तो कंफर्म है लॉन्ग क्वेश्चन का आना। नेक्स्ट आता है वाईडीएससी, ये वेव में आते हैं आपके। हाइजेंस प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। हाइजेंस प्रिंसिपल को पहले पढ़ लेना आप, ठीक है। 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, उनको थ्योरेटिकल है, ज्यादा टफ नहीं है आपके। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। ये आप वेव थ्योरी के बेस पे हाइजेंस प्रिंसिपल को
इन्वॉल्व करते हुए एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा टफ होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले का, ध्यान से आप इसको डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ज्यादा कुछ थ्योरी वरी लिखनी नहीं होती है, इसमें आपको कंसेप्ट दिखाना होता है और प्रूफ करना होता है, ठीक है। फिर आता है आपका वाईडीएसई। वाईडीएसई एक थोड़ा वाइड टॉपिक है, लेकिन वाईडीएसई वाइड तो है, पर उसमें अब आसानी ये है आपके लिए कि इसका प्रूफ नहीं है, इसका केवल डायग्राम है, इसका कंसेप्ट है, इसका फॉर्मूला है, इसकी न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसके बाद आता है बच्चों, लास्ट आता है इसमें आपका डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, ठीक है। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस टॉपिक टफ है, यहाँ से जो केस स्टडी 2024 में आई थी वो काफी टफ केस स्टडी थी, तो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। ये थोड़ा सा जो वाईडीएसई है उससे मैच करता हुआ तो है, पर कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस जहां पर इसमें ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, जिस कंसेप्ट में यहाँ पे उसमें डार्क बन जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है। आप इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा वाईडीएसई यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंस ग्राफ के बेस पे आप समझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा 3 पॉइंट्स अगर लिखने हैं तो कुछ और भी पॉइंट्स आपको, यानी कि ब्राइटनेस कैसी है फ्रिंजेस की, इस पर भी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका रे और वे ऑफ किसका के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। इसमें जो है बच्चे सबसे मेन है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसका आना तय है लगभग। मान लीजिए बच्चे ये टॉपिक तो आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका डिफरेंट ग्राफ्स इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जो आपने इस चैप्टर में फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उस पर आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़े होंगे, जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंसिडेंट रेडिएशन में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपके पास डिफरेंट इंटेंसिटी है, ठीक है, तो ग्राफ जो है वो उस सबके लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है। जरा बच्चों ध्यान से देखना अपने नोट्स में, अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, कि आपको इसमें बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे। एक इसमें प्लांक कांस्टेंट को डिटरमाइन करने वाला ग्राफ भी आता है, या कई बार 2 मेटल दिए होते हैं उनके लिए ग्राफ प्लॉट करना होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। तो वो सेम स्लोप के ग्राफ आते हैं, लेकिन वहां से काफी ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। कई बार वहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पूछ लेता है वो आपसे। फिर आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का टॉपिक है, ये लैम्डा इक्वल टू h/mv वाले कंसेप्ट पे है। यहां से ये टॉपिक ये कहता है कि भाई कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, ठीक है। उस वेव की वेवलेंथ इस डी ब्रोगली ने फाइंड करी थी, ठीक है। और इसके अलावा यहीं से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का एक्सप्रेशन भी ड्राइव करने के लिए आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। इवन यहां से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस, बल्कि शायद ज्यादा कहूंगा कि मतलब, क्योंकि डेरिवेशन तो कम ही चांस है, पर यहां से न्यूमेरिकल जरूर आता है। जैसे वो कह देगा कि भाई 2 पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, और जो है ये सेम वेलोसिटी से जो है मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो है वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, या सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं तो क्या होगा वेवलेंथ का रेशियो। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आता है एटम्स एंड न्यूक्लाई, ठीक है। एटम्स और न्यूक्लाई के अंदर आपका सबसे मेन टॉपिक आता है बोर्स, रेडियस, टोटल एनर्जी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब जुड़े हुए टॉपिक हैं, एक ही टॉपिक है, इसमें ये सारे आते हैं। जब पूरा एक्सप्रेशन आप इसका ड्राइव करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे आप सेंट्रिपिटल फोर्स और जो कूलॉम्स फोर्स है हमारा, अट्रैक्शन का फॉर्मूला है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, वहां से आप जब इसको स्टार्ट करते लेके चलेंगे तो इसमें आप बोर्स की क्वांटाइजेशन थ्योरी भी, कंसेप्ट, उसको भी आप कंसेप्ट की तरह यूज करेंगे, और पूरा करते हुए ये सारे पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। लास्ट में टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी याद कर लेना आप, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन याद कर लेना। कई बार उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, बोर की रेडियस पर भी इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक तो हर साल आता ही आता है। देखिए, हो सकता है बच्चे सारे पार्ट ना पूछे जाए, खाली बोर्स रेडियस आए, या टोटल एनर्जी पूछे, या इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछ ले, तो कुछ ना कुछ लेकिन यहाँ से आना तय है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें कुछ ही टॉपिक्स है, तो इसका मतलब इन टॉपिक्स का तो आना तय है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। इन दोनों की डेफिनेशन को अच्छे याद कर लेना। ये पिछले कुछ सालों से नहीं पूछी गई है, बट ये आती रही है पहले भी कई बार, तो इसलिए इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और इसके अलावा इसी में जो है कुछ जैसे आगे दिया हुआ है कि वेवलेंथ इन डिफरेंट सीरीज, तो जैसे जो हमारे पास सीरीज होती है लाइमन, पास्टन, बामर वगैरह होती है, तो इनकी सीरीज की वेवलेंथ पूछ लेगा, ठीक है। जैसे इसमें वो ये पूछ लेगा
कि जो है मान लीजिए वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है लाइमन सीरीज में। अब लाइमन में अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, अगर हमें लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो हमें n1 n2 की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे भाई लाइमन के देखिए, लाइमन के लिए n1 कितना होता है, 1 होता है। अब तो फिर हम n2 क्या लेंगे, तो n2 लेंगे हम। अगर हमें शॉर्टेस्ट पूछी है वेवलेंथ तो हमें n2 को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मतलब n2 को लेंगे हम इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट पूछेगा वेवलेंथ तो n2 को मिनिमाइज कर लेना, जहां से उसकी रेंज होती है स्टार्ट, वहां से लेके चलना है इसको आप। ठीक है, उसके अलावा फिर इसमें आता है न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, एक चीज और है, इन सीरीज के अंदर ये कौन से रीजन में लाई करती है ये भी मुझे पता होना चाहिए कि ये जैसे जो 5 सीरीज है बच्चे आपकी अल्ट्रावायलेट से स्टार्ट होती है, फिर आपका विजिबल आता है, फिर लास्ट की तीनों इंफ्रारेड में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना आप, रीजन भी पूछे जाते हैं साथ में। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मोस्ट एनर्जेटिक वेवलेंथ भी पूछ लेगा आप, वो शॉर्टेस्ट की जैसे ही होती है, वही कंसेप्ट है उसके अंदर। एक चीज और बता दूं मैं आपको, इन्हीं सीरीज में जैसे वो पूछ लेगा कि थर्ड लाइन ऑफ बामर जो है सीरीज क्या है, तो बामर सीरीज की जो थर्ड लाइन है उसमें n2 की वैल्यू जहां से स्टार्ट होती है वहां से नंबर 3 पे जाएंगे आप, और वो लगाएंगे वैल्यू, तो आपका आंसर उससे निकल जाएगा। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये आपका न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर चैप्टर है उसमें से इंक्लूड किया गया है। न्यूक्लियर फोर्स का क्वेश्चन हर बार आता है। यहाँ से एक ग्राफ होता है, उसमें उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे जो वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी का न्यूक्लियस के बीच में जो सेपरेशन है उसके साथ कैसा ग्राफ बनता है, वो बहुत बार पूछा गया है, उसको आप तैयार कर लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व को आप बच्चे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, आपको एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। बच्चे जनरली क्या करते हैं, ग्राफ तो बनाते हैं लेकिन एलिमेंट्स के नाम वो भूल जाते हैं, तो वो उसके मार्क्स वहां पर उनके डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे Fe की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जो एलिमेंट आएंगे उनको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लोप उनका कम कर देंगे, जैसे लास्ट में यूरेनियम आता है उसको आप वहां पे मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर फिजन फ्यूजन का कंसेप्ट भी इसी बेस पे हमें पता होना चाहिए कि फिजन और फ्यूजन दोनों में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है बच्चे कि जब बाइंडिंग एनर्जी है उसमें अब अगर फिजन की बात करें तो उसमें जो एक न्यूक्लाई है, हैवी न्यूक्लाई, वो स्प्लिट होता है 2 स्मॉलर न्यूक्लाई में, तो उससे बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो कर्व में थोड़ा सा ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्यूजन को भी आप समझ सकते हैं, दोनों में ही बाइंडिंग एनर्जी पर जो न्यूक्लियन है वो बहुत इंक्रीज करती है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आता है इसमें एक टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन है, लेकिन पीएन जंक्शन को आप अच्छे से तैयार करना, ये नहीं कि थ्योरी है तो कुछ भी लिखेंगे और चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन में बेसिकली पहले तो इसमें एक अनबाइस्ड जंक्शन होता है, उसको एक्सप्लेन कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद पीएन जंक्शन में जो है कुछ डिफ्ट करंट वगैरह पूछी जाती है, डिफ्यूजन करंट पूछी जाती है। ठीक है, और डिप्लीशन लेयर क्या होती है इसकी डेफिनेशन पढ़नी चाहिए आपको, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है वो पता होना चाहिए। फिर आता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन पीएन जंक्शन डायोड, तो वो फॉरवर्ड में आती है, वो रिवर्स में भी बनती है, दोनों केसेस में अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करना आना चाहिए। और ध्यान रखना बच्चे, जब आप कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस पे क्या लिया है आपने और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है ये भी मेंशन करिए उसमें। आप बच्चे ये लिखते हैं कि वाई में क्या है एक्स में क्या है, और ग्राफ तो पर बना देते हैं, तो इंडिकेट करिए कि एक्स में आपने जो है वोल्टेज ली है, वाई में आपने करंट लिया है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ की आप शेप प्लॉट करिए। ठीक है, इसमें पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी होती है, सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा जो है रेक्टिफायर है, देखिए रेक्टिफायर जो है वो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है पीएन जंक्शन की, उस पर बेस्ड है। तो रेक्टिफायर के बारे में ये तो टॉपिक बहुत बार आता है एग्जाम में, फुल वेव हाफ वेव दोनों पूछे जाते हैं, दोनों को पढ़ लें, दोनों का सर्किट डायग्राम बढ़िया से तैयार कर लें। ठीक है, और दोनों का वेव डायग्राम देखिए बच्चे, क्वेश्चन जब रेक्टिफायर का आता है तो उनका सर्किट डायग्राम, उनका वेव डायग्राम, ठीक है, और उसकी वर्किंग में बहुत ही शॉर्ट लिखना है, टू द पॉइंट, 3 से 4 लाइन से ऊपर वर्किंग लिखने का कोई मतलब नहीं है पेपर में। ठीक है, नंबर 1 ही मिलना है इसके लिए। फिर आते हैं हम लोग बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम में। अब एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही बनता है, वो पी टाइप का बनता है, वो एन टाइप का बनता है। तीनों डायग्राम में डिफरेंस होता है जनरली क्वेश्चन जब यहाँ से बनता है। तो बच्चे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक
दोनों की डायग्राम एक जैसे बना देते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कहाँ पर एक्सेप्टर लेवल दिखाना है, कहाँ पर डोनर लेवल दिखाना है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे आप। डायग्राम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बनाएंगे और मार्क्स मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। बहुत बाकी टफ नहीं है, बड़ा इजी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए कि किसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कितना गैप है। तो ये बड़ा इजी होता है, हालांकि चैप्टर टोटल ही पूरा इजी है। एक फिल्टर सर्किट है जो कि दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। वैसे कभी आया तो नहीं है पेपर में, पर फिल्टर सर्किट जो होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर के आगे ही प्लॉट किया जाता है, उसी के आगे एक कैपेसिटर जोड़ना होता है पैरेलल में, और फिर उसके अक्रॉस लोड रजिस्टेंस लगाते हैं तो वो बन जाता है। अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, पर लेकिन मैं कहूँगा चलिए, अगर जैसे क्वेश्चन जनरली पिछले सालों में आते रहे हैं तो वो यहीं से आए हैं, ठीक है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर में एक टॉपिक बचता है आपका थर्मोडायनामिक रिलेशन बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, Ne into NH equal to Ni स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आता रहा है, और ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन वो भी आता है जिसमें जो है आपको 1 ppm की वैल्यू दे रखी होती है, तो उससे डिवाइड करके उसको फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन देख लेना। खाली जो क्वेश्चन बहुत इजी है उन्हें करके मत जाना उस पर। उसमें एक ppm वाला क्वेश्चन भी बन के आता है कि 1 पार्ट पर मिलियन का कंसंट्रेशन दिया होता है, तो उसको भी आप लगा लेना कि कैसे उसमें जो है डिवाइड करना है, कैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो वो आप इसको एक बार देख लेना। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके वॉल्यूम 2 के। वॉल्यूम 1 के टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में शेयर किए थे। ये सेकेंड वाला जो है वॉल्यूम आ गया, इसमें आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अगर इसमें आपको कहीं कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अगर मिला टाइम कोशिश करूंगा मैं, अगर कोई इसमें डाउट है आपको तो उस पर भी मैं एक वीडियो आपको एक शो कर दूंगा, जिससे कि आप उस कंसेप्ट को जान सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए बच्चे, 25 का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और जितना भी हो सकता है आप एफर्ट लगाइए, और ध्यान रखिए डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, गलती ना हो वहाँ पर कहीं, क्योंकि इनमें डायग्राम के मार्क्स देखो मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।